नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज आपको ले चलेंगे उन खबरों की ओर जिनमें संविधान से जुड़ी संवेदना है, जिनमें राजनीतिक वार पलटवार है, जिनमें देश से जुड़े सवाल हैं और आपकी सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात भी है। खबरों की खबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की पड़ताल करेंगे जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। ये बात भी करेंगे कि क्या सोनिया गांधी के सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन का सह अध्यक्ष होना उन पर यूएपीए लगाने का कारण हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक दूसरी बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया। पहली खबर हम आपको बताएंगे कि संविधान के सवाल पर संसद का पारा तो पहले से चढ़ा हुआ था, क्यों अब सड़क पर घमासान मचा हुआ है। आखिर महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के सवाल पर क्यों आग लगी है। दूसरी खबर वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी की एक मांग को लेकर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पर भारत विरोधी सोरोस से संबंधों के कारण यूएपीए जैसी गंभीर धारा लगनी चाहिए और एनआईए को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार सोनिया गांधी और सोरोस के आपस में क्या संबंध रहे हैं। तीसरी खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई है, जिसमें इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जहां दिल्ली में कांग्रेस से सीट शेयरिंग को तैयार नहीं है, वहीं ममता से लेकर दूसरी पार्टियां भी अब आंखें दिखा रही हैं। चौथी खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। आप जिम जाते हैं, डोले शोले बनाने के लिए आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं आपके प्रोटीन में जहर तो नहीं है, इसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। और पांचवी खबर बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती से जुड़ी है, जिसमें पूरे कपूर खानदान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो मुलाकात कितनी दिलचस्प थी जब बॉलीवुड का नंबर 1 परिवार देश के नंबर 1 नेता से मिला। क्या कुछ हुआ, तफसील से आपको बताएंगे। इनके अलावा और भी कई खबरें हैं जो आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें। आखिरकार क्यों संविधान के नाम पर इस वक्त देश में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। शुक्रवार को संसद में संविधान के मुद्दे पर बहस होनी है। इस पर आम सहमति बन चुकी है। विपक्ष के बीच और सत्ता पक्ष के बीच डेट और टाइम भी तय हो चुका है। उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन संसद में जो सरगर्मी है तो सड़क पर आगजनी तक की बात कैसे पहुंच गई। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिमा को तोड़े जाने पर बवाल इतना मचा कि हिंसा फैल गई। हिंसा की आग इतनी फैली कि शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। देखिए परभणी से मेरे सहयोगी दिवाकर माणे की ये रिपोर्ट। 140 करोड़ लोगों के जज्बात जिस एक पवित्र किताब से बंधे हैं, उसका नाम है संविधान। उस संविधान पर फेंके गए पत्थरों से निकली चिंगारी कैसे आग में बदल जाती है, वो मंजर महाराष्ट्र के परभणी में दिखा। परभणी में बुधवार को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। जगह जगह लोगों ने आग लगा दी। परभणी के कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। हमने जो कलम 144 है और जो नया कलम 163 के हिसाब से जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। ये घटना मंगलवार की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने उसे पूरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके विरोध में ही बुधवार को परभणी बंद बुलाया गया था, जहां माहौल देखते ही देखते हिंसक हो गया। उस हिंसा की आंच पर सियासत की रोटियां सेकी जाने लगी हैं। परभणी में जो हिंसा हुई है
देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है और इसीलिए इसकी पूरी जांच हो। आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आने वाले हैं और मैं उनको मिलने वाला भी हूँ और उनके साथ भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो परभणी की घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। संविधान का सवाल संसद से सड़क तक जन भावनाओं के प्रतीक के तौर पर उभरता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसी संविधान को चुनावी विमर्श बनाया था। कांग्रेस संविधान के सवाल पर बीजेपी को घेरती है और बीजेपी कांग्रेस को उसके अतीत की घटनाओं पर। ताजा घटना महाराष्ट्र में हुई। उसी महाराष्ट्र के रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा महान संविधान दिया जिसके एक एक वाक्य में भारत की तकदीर लिखी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बीजेपी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर आरोप की कड़ियां जोड़ रही है। इसमें वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आज और गंभीर मांग कर दी। जेठमलानी की मांग है कि भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सोनिया गांधी पर यूएपीए लगाया जाना चाहिए, साथ ही एनआईए इसकी जांच करे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्लीज टेक योर सीट्स। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जब ये सवाल उठाया तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। लेकिन सदन से बाहर की फिजा बिल्कुल अलग थी। जहां कांग्रेस और उसके नेता सत्ता पक्ष को फूल दे रहे थे, खुद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल दिया। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, फूल लिया और चले गए। लेकिन फूल से विरोध के कांटे खत्म नहीं हुए। 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। बीजेपी ने संसद से सड़क तक कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप नंबर 1, सोनिया और राहुल की मिलीभगत देश विरोधी ताकतों से है, जिनमें अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस शामिल हैं। आरोप नंबर 2, सोनिया गांधी उस FDLAP की सह अध्यक्ष हैं जिसको फंड सोरोस फाउंडेशन से मिलता है।
आरोप नंबर 3, सोनिया राहुल का संबंध उस सोरोस से है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। आरोप नंबर 4, सोनिया राहुल पर बीजेपी का आरोप है कि भारत विरोधी ताकतों से इनका संबंध इन्हें भारत विरोधी साबित करता है। आरोप नंबर 5, सोनिया राहुल के कनेक्शन उस सोरोस से है जो खुलेआम कहता है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए वो करोड़ों डॉलर बहा सकता है। Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देशद्रोह के आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों से 4 कदम आगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी चले गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो कुछ कहा है उसके मुताबिक सोनिया गांधी के एफडीएल एपी के सह अध्यक्ष होने के नाते उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से जुड़ता है, जिनका संगठन एफडीएल एपी को फंड करता है। चूंकि सोरोस का संगठन कश्मीर की आजादी की खुलेआम वकालत करता है, इसीलिए सोनिया पर यूएपीए के तहत गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं। यूएपीए के तहत अलगाववाद को बढ़ावा देना एक गंभीर अपराध है और इसीलिए एनआईए को कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यूएपीए से पहले देशद्रोह के आरोपों से आहत राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे मांग की कि सदन में देशद्रोह के आरोप वाले बयान हटाए जाएं। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। दरअसल राहुल गांधी पर सोरोस के संबंधों को लेकर देशद्रोह का आरोप बीजेपी के जरिए सदन के अंदर और बाहर लगातार लग रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया, फिर बीजेपी के ही एक और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही आरोप लगाया, फिर लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो सदन में यह आरोप लगा दिया। यही आरोप संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लगाया। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल व्हिच इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की
एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। पिछले कई दिनों से संसद में सोरोस और सोनिया के संबंधों के सवाल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उद्योगपतियों के साथ संविधान के सवाल पर हंगामा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया, राहुल और सोरोस के संबंधों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही कांग्रेस ने वीवीपैट का मुद्दा उछाला है। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि सोनिया, राहुल और सोरोस संबंधों पर मुंह छिपाने के लिए कांग्रेस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है। में अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। The relationship between George Soros should be discussed because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस क्या करेगी, खासकर उस स्थिति में जब उसके सहयोगी ही उसकी राजनीति और रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर यूएपीए लगाने की मांग की है। आगे हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी से जॉर्ज सोरोस के संबंधों पर क्या गंभीर सवाल उठे हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि यूएपीए है क्या। इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को काफी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें जांच के लिए एनआईए के डीजी के निर्देश पर किसी शख्स की संपत्ति की कुर्की, जब्ती भी हो सकती है। ये कानून 1967 में आया था, जिसे 2019 में संशोधन के बाद और मजबूत कर दिया गया। इस संशोधन के बाद किसी को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यही नहीं, इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसमें किसी आरोपी का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे कोर्ट के बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा, जिसके बाद आरोपी चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि एनडीटीवी से बात करते हुए महेश जेठमलानी ने यूएपीए को लेकर ठीक क्या कहा। The definition is prescribed by the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, and the punishment is also prescribed. It's prescribed under it, so, and it's quite clear that prima facie this website, right, discloses the offence. Soros is mentioned, Sonia is mentioned, and funding of Soros is mentioned. जॉर्ज सोरोस की छवि पूरी दुनिया में भारत विरोधी की है। वो अक्सर उनके ही साथ पाए जाते हैं या उनकी ही मदद करते हैं जो भारत के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार फैलाता है। आज हम ऐसे ही कुछ किरदार आपके सामने रखेंगे जो सिर्फ भारत विरोध के कारण सोरोस के यार हैं, सोरोस के पैसे पर पलते हैं। अमेरिका में रहने वाली लेखिका थेनमोजी सुंदरराजन की छवि भारत विरोधी है। वो दुनिया को ये बताती हैं कि भारत में जाति के नाम पर दलितों, पिछड़ों का दमन होता है, लेकिन वो भूल जाती रही कि दुनिया देख रही है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला ही है। उनसे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे जो दलित समाज से आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी तबके से संबंध रखते हैं। भारत में ये एक सकारात्मक बदलाव है जिससे सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड पाने वाली सुनीता विश्वनाथ को नहीं दिखाई देता। उसी तरह भारत में धार्मिक भेदभाव का सवाल उठाने वाले अरुणिमा भार्गव और हर्ष मंदर का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। हर्ष मंदर
मनमोहन सरकार के दौरान सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे। वैसे ही अगर कश्मीर की बात करें तो सुचित्रा विजयन और खालिदा बेंदू जैसे लोग भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर दुनिया में दुष्प्रचार करते हैं। जॉर्ज सोरोस का संगठन भारत विरोधी खालिस्तान प्रोपेगेंडा को भी बढ़ावा देता है। उसमें भजन सिंह भिंडर और हुमा दार जैसे किरदार हैं जो इसको हवा देते हैं। यह संयोग है या प्रयोग कि जिन चेहरों की बात हो रही है उन सबको सोरोस के फाउंडेशन से पैसे जाते हैं और ये सभी भारत विरोधी दुष्प्रचार में जुटे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सोरोस कैसे भारत विरोधी अभियान चलाते हैं, उसके लिए कैसे फंडिंग करते हैं, उनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने और दुष्प्रचार करने के लिए जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनकी फंडिंग की कड़ियां सोरोस के संगठनों से जुड़ती हैं। सोरोस से फंड पाने वालों एनजीओ भारत में खास संस्थाओं और लोगों के खिलाफ टारगेटेड कैंपेन चलाते हैं। उन एनजीओ के जरिए जॉर्ज सोरोस का प्रयास भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का है, अपने तरीके से प्रभावित करने का है। इतना ही नहीं, विदेशों में बने वेब पोर्टल, मीडिया संस्थानों के जरिए भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार भी सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन और एनजीओ करते हैं। सोरोस के सवाल पर कांग्रेस में चुप्पी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं दिखते। उनके अपने अपने कारण हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस के रवैये के कारण इंडिया ब्लॉक के दूसरे दल बारी बारी बिछड़ सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर, लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाते, हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदाशयता के पीछे वाकई संसदीय गरिमा का ख्याल है या इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलग थलग पड़ने का नतीजा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता ही सदन ठप पड़ने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई तरीका होता है, सोच लीजिए हाउस करेंगे ना नहीं करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी सोच के आइए हाउस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग रूलिंग पार्टी है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। हम लोग को कुछ ही नहीं मिलता है। बुधवार को शाम 3 बजे इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के नेता मौजूद थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर। पत्रकार कुछ सवाल पूछते उससे पहले ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सफाई पेश की। आम आदमी पार्टी के सांसद चुनाव आयोग में व्यस्त हैं। उनको लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट मिला है 3:30 बजे का। पर मैं आपको बता दूं कि अब विश्वास प्रस्ताव में 5 सांसदों का हस्ताक्षर है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का। वहां उनका यहां न रहने कारण यह है कि वो चुनाव आयोग में उनका बुलावा हो गया है। तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के सवाल पर इंडिया ब्लॉक एकजुट तो है, लेकिन कांग्रेस के सवाल पर एकजुट नहीं दिखती। इसकी ताजा झलक दिल्ली में दिखी, जहां आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के तेवर दिखाने से पहले ममता बनर्जी अपना रुख साफ कर चुकी हैं कि कांग्रेस से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व संभल नहीं रहा है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व उनको ही दिया जाए। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के सन्नाटे में एक आवाज उछाली, लेकिन उसके पक्ष में अचानक कई आवाजें उठने लगी, शरद पवार से लेकर लालू यादव तक। ममता बनर्जी में इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो रुख अपनाया है वह आक्रामक है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया है, उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का, कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जताने एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता जी हो, लालू जी, अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे साहब, शायद नवीन पटनायक भी उसमें आ सकते हैं, नवीन बाबू भी आ सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे, चर्चा चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क चल रहा है। समाजवादी पार्टी की भी ये मंशा है कि आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने पिछले जो विधानसभा के भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को
उपचुनाव में भी साफ करने का काम किया। उनकी जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो इस मुल्क में बहुत मजबूत है। तो अगर सब लोगों की आम राय बनती है तो आदरणीय ममता दीदी भी इसका नेतृत्व कर सकती हैं। क्या सहयोगियों के तीखे तेवर और खुद को अलग थलग देखकर कांग्रेस के हाथ पैर फूलने लगे हैं? और इसीलिए सदन चलाने के नाम पर क्या कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के नाराज सहयोगियों को मनाने में जुटी है? और क्या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग के सवाल पर वो इंडिया ब्लॉक की एकता दिखाना चाहते हैं? ऐसा इसलिए भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी संभल मुद्दे पर संसद में बहस चाहती है, लेकिन उसको लगता था कि बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस का भी पूरा सहयोग नहीं मिला। कांग्रेस से संबंधों की वजह से दबे स्वर में ही सही वो अपना दर्द तो बयां कर ही रही है। किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो सदन में, मैंने जितना मेरी क्षमता थी मैंने कोशिश की, मेरी पार्टी ने कोशिश की। अब वो अलग बात है कि वो लोग उसी मुद्दों में उलझ के पूरा समय ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को नई ताकत दी थी। इंडिया ब्लॉक ने 235 सीटें जीती थी, जिनमें 99 सीटों की जीत के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। इसीलिए सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ देने को तैयार दिखे। लेकिन उसके बाद हुए 4 चुनावों में कांग्रेस की ताकत की पोल खुल गई। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया। वो अकेले जीतना चाहती थी, लेकिन मात खा गई। जम्मू और कश्मीर में इंडिया ब्लॉक जीता जरूर, लेकिन उस जीत का सेहरा उमर अब्दुल्ला के सिर बंधा, जिन्होंने 90 में से 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। अगर बीजेपी से तुलना करें तो बीजेपी ने 29 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने कांग्रेस की अगुवाई वाली एमवीए को हवा हवाई बना दिया। वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को गया। कांग्रेस के इस पराजय वाले पैटर्न को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटिस किया। महाराष्ट्र विजय के बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे एक परजीवी पार्टी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। परजीवी का मतलब दूसरे पर आश्रित होना होता है। वैसे कांग्रेस की पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखें तो वो सहयोगी दलों पर ज्यादा आश्रित है। बिहार में कांग्रेस की राजनीति आरजेडी पर निर्भर करती है, झारखंड में जेएमएम पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर, तो तमिलनाडु में डीएमके पर। लेकिन कांग्रेस को जहां अपने दम पर बीजेपी या दूसरे दलों से लड़ना होता है, वहां वो फिसड्डी साबित हो जाती है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे पार्टी की नैया पार लग जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया ब्लॉक का हर नेता राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। ये तो अच्छी बात है। फिर भी देश जानता है नेता राहुल गांधी है। अगर कांग्रेस परजीवी है तो इसकी कीमत उन दलों को चुकानी पड़ जाती है जो हाथ मिलाते हैं। बिहार में आरजेडी ने हाथ मिलाया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी, जिसके कारण आरजेडी सत्ता से वंचित रह गई। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की दुर्दशा सामने है। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को झटक दिया तो उन्हें इसका फायदा मिला। कांग्रेस अपनी इस ताकत और कमजोरी को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए वो अब थोड़ी शांत नजर आती है। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी का रुख भी कांग्रेस विरोध में तेज होता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को सुनिए, वो बीजेपी और कांग्रेस के आपसी विवाद में फंसे बगैर चाहती हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। और अब बढ़ते आज के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर। कोरोना के बाद सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम अपनी सेहत से खिलवाड़ भी कर बैठते हैं। नोएडा में पुलिस को शिकायत मिली कि
कि प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से एक युवक की सेहत बिगड़ने लगी। परेशानी उसके लिवर तक पहुंच गई। जब पुलिस प्रोटीन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंची तो पता चला कि वहां नकली और मिलावटी पाउडर को प्रोटीन बताकर बेचने का बड़ा धंधा चल रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं आप भी उन लोगों में तो नहीं जो बॉडी बनाने या मसल्स बढ़ाने के लिए फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब हां है तो भी और आपका जवाब ना है तो भी ये आपके लिए सावधान होने का वक्त है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी सेहत को बेहतर बनाने के बदले बिगाड़ भी सकता है। नोएडा के सेक्टर 63 में आप फूड सप्लीमेंट के जो डिब्बे देख रहे हैं वो दरअसल नकली प्रोटीन पाउडर से भरे डिब्बे हैं। पाउडर नकली है, इसका खुलासा तब हुआ जब इसे खाने वाले के चेहरे पर कील मुहासे होने लगे, पेट खराब रहने लगा और लिवर पर भी असर शुरू हो गया। शिकायत मिलने पर नोएडा पुलिस ने फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर छापेमारी की तो फर्जी प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। फैक्ट्री से प्रोटीन के डिब्बे, कैप्सूल के पैकेट, पाउडर की बोरी, पैकिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और मुहर जैसे सामान जब्त किए गए। पुलिस ने नकली प्रोटीन पाउडर को ऑनलाइन सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग रॉ रिच नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। ये लोग ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को सेल करते थे और लगभग 3,500 रुपये किलो में 1 किलो प्रोटीन पाउडर ये लोग सेल करते थे। इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, इनके पास कोई केमिकल कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था। इन लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम साहिल, हर्ष और अमित चौबे है। इनमें से कुछ लोग पहले किसी प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने अभी कुछ समय से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। नोएडा के सेक्टर 63 से पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं साहिल यादव, हर्ष अग्रवाल और अमित चौबे। इन्हें प्रोटीन पाउडर बनाने वाली किसी कंपनी में काम करने का पुराना अनुभव था। उसी आधार पर तीनों ने फर्जी प्रोटीन पाउडर का धंधा शुरू कर दिया। नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। ये लोग कुछ प्रोटीन पाउडर रखते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक सामान प्रोटीन पाउडर में मिलाकर इसको मार्केटिंग कर कर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इसमें हमें एक कंप्लेनेंट आया था जिसने बताया कि उसको प्रोडक्ट जो थे उससे उसको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए। जब वहाँ पुलिस गई और फूड डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने बताया और लाइसेंस चेक किया गया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था, ना कोई कंपोजिशन मेजर करने का और उसको सर्टिफाई करने का, ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन था। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पहचान नहीं बताई, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बॉडी बनाने का शॉर्टकट उस आदमी पर भारी पड़ गया जिसने इस फर्जी कंपनी का फर्जी प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल किया। आपको इसलिए सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अगला नंबर आपका या आपके किसी जानने वाले का भी हो सकता है। समझिए कि इस मामले में गलती कैसे हुई। पहले प्रोटीन पाउडर की जरूरत महसूस की गई, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई, इसकी जगह ऑनलाइन सर्च किया गया। ऑनलाइन सर्च में इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चला और ऑर्डर देकर प्रोटीन पाउडर घर में मंगा लिया गया। नतीजा कील मुहासे से लेकर पेट और लीवर तक की परेशानी। सबक यह है कि सावधान हो जाएं, कहीं आप भी जाने अनजाने प्रोटीन के नाम पर शरीर को बर्बाद करने वाला पाउडर तो नहीं ले रहे। पुलिस के लिए अब यह पता करना जरूरी है कि प्रोटीन के नाम पर बेचे जाने वाले पाउडर की सप्लाई कहां-कहां हुई है। इस बीच एनडीटीवी ने आज ग्राउंड पर जाकर जिम जाने वाले युवाओं से पूछा कि वो कब से प्रोटीन को सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से पूछा है या नहीं, और असली या नकली पहचान वो कैसे करते हैं जब भी वो कोई प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं। हमने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको कई जरूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। आप खुद भी देखें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। आजकल तो बिल्डर लोगों को देखा है जिम में जाने के बाद जब वो स्टेज पे वॉक करते हैं, ऐसे रैंप वॉक करते हैं, तो वो देखते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं, तो हम तो परेशान हो जाते हैं कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं। पर इमीडिएट ऑफ ड्रग्स एंड दिस इफेक्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दे टेक,
तो immediate in 3-4 months they can change their totally body and we cannot even imagine in dream. 2 साल पहले जब नवनीत राणा ने संसद में ये बयान दिया तो उनका वीडियो वायरल हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि नवनीत राणा ने इस वीडियो में खास बात कही। आप भी ध्यान दीजिए। आपको नवनीत राणा के इस बयान में सबसे खास बात क्या लगी? कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं, कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं। डोले शोले बनाने की यही चाहत काफी हद तक नकली प्रोटीन पाउडर के लिए जिम्मेदार है। शुरुआत वहां से हो जाती है जब आप रातों रात मसल्स गेन करने की चाहत में जिम का रास्ता चुनते हैं। ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा मसल्स और ज्यादा प्रोटीन पाउडर का शॉर्टकट यहीं से शुरू होता है। प्रोटीन लेने के बाद से कुछ आपको फर्क महसूस हुआ है? हाँ, बॉडी में तो फ़र्क दिखता है प्रोटीन लेने के बाद। जैसे ज़्यादा पेन नहीं रहता आपकी बॉडी में आफ्टर जिम के बाद, जैसे रिकवरी पेन चला जाता है धीरे धीरे। प्रोटीन पाउडर का ग्राम होता है, किसी में 25 ग्राम होता है, किसी में 26, किसी में 30 ग्राम पाउडर फॉर्म से, बाकी नेचुरल एड से। हाँ। कितना लेते हैं आप डेली अगर यूज़ करते हैं? मैं कभी 100 ग्राम, 19 ग्राम, 80 ग्राम प्रोटीन 1 डे में। हाँ। ये जो आप लेते हैं वो किसी डॉक्टर से या खुद से आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना लेना है? मैंने खुद से स्टडी करी इसके ऊपर, खुद से पढ़ा। हाँ, इतना मुझे लेना है, मेरी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा, किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट नहीं करा। हाँ, मुझे लगता है कि डॉक्टर इसके खिलाफ होता है, प्रोटीन पाउडर के खिलाफ। बॉडी वेट के हिसाब से रिसर्च करा था, उसके हिसाब से लिया था मैंने। और जो आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो सेफ़ है? मतलब आपने जब ट्राई किया, टेस्टेड ट्राई है, या आपने कहाँ पढ़ के उसको लिया, देख के लिया है, कहाँ से लिया है उसको? तो मैं ऑन का लेता हूँ, तो उसमें QR कोड सा होता है चेक करने के लिए, इट्स लाइक असली है नकली है, तो देखने के लिए वो चेक कर उसका होता है, SMS देना पड़ता है। तो जब वो अप्रूव होकर आते तब मैं ले लेता हूँ। तो मेरे को कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं लेता हूँ प्रोटीन पाउडर। बॉडी में कुछ एक आप जब लेना शुरू किया आपने, तो कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया या खुद से करना शुरू किया आपने? डॉक्टर से भी किया है और अपने कोच जो थे हमारे उनसे भी किया है। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंटेक हमारा बॉडी को जो चाहिए वो नेचुरल फूड से हो नहीं पाता, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन से लेना पड़ता है। लोगों ने बोला है, सजेस्ट किया है, बट मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि आई फील कि एक बार आप वो लेने लग जाओ आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उसके लिए। एंड मैं अपनी बॉडी को कोई ऐसा वो नहीं देना चाहती कि उसकी वजह से ही मैं वर्कआउट कर पाऊँ, या वो नहीं मतलब डाइट वैसी नहीं मिली, या प्रोटीन नहीं मिला, या प्री वर्कआउट नहीं मिला, तो मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ। कोविड के बाद फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कोविड के बाद कम उम्र में मौत की घटनाएं और कम उम्र में बीमारियों के आंकड़े भी बढ़े हैं। हमने जिम के ट्रेनर से पूछा कि मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है क्या? ट्रेनर के पास जिम की ट्रेनिंग के लिए जरूरी योग्यता है या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अक्सर जिम में सजा कर रखे गए प्रोटीन पाउडर के डिब्बे दिख जाते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल करना जरूरी समझा। कि बॉडी इज ब्लाइंड, बॉडी को प्रोटीन से मतलब है, उसे आप किस सोर्स से ले रहे हैं उससे बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे पहले सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स बॉडी में करता क्या है। सप्लीमेंट्स आप 5% बॉडी में सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं, 95% आपकी मेन डाइट ही काम करती है। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने ट्रेनर से कंसल्ट करना है कि मेरी एक्चुअल में बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या। पता चला आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कुछ भी फैट बर्नर ले रहे हैं, लेकिन बॉडी में कोई भी ऐसी डिजीज़ चल रही है, कोई भी ऐसी आपकी हेरिडिटी इशू है, तो वो और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा बॉडी में। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है आप प्रोटीन पाउडर को लेकर एक वाजिब फैसला तभी कर सकेंगे जब किसी जानकार की बात सुनेंगे। आपका काम आसान करने के लिए हमने इस बारे में डॉक्टर से बात की। जो सप्लीमेंट है, पहले तो मींस कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो आपको सप्लीमेंट चूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने डेली लाइफ में जो आपकी फूड है उससे ही प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इजीली आपको आपकी पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन मिल जाएगा उससे। जाहिर है कि बॉडी बिल्डिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। डॉक्टर की सुने और डाइट में बदलाव लाएं तो सेहत को भरपूर लाभ मिलेगा। कोरोना के बाद सेहत ही सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।
आपने सबकी बात सुनी, अब सीधे उन खिलाड़ियों से आपको मिलवाते हैं जिन्हें वाकई प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो प्रोटीन की ज़रूरत कैसे पूरी करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा से एक बड़ी खबर आई है। फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाली जो फर्जी बनाती हैं उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे या जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए, शो ऑफ के लिए करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इसका जो सीधा असर होता है वो खेल के मैदान पे भी कई लोग करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे खिलाड़ी हैं जो खो खो की टीम है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मैम कोच है, और पीछे जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खो खो का कैंप लगा है, अगले साल होना है, पहला वर्ल्ड कप होगा। मुन्नी मैम हमारी जो कोच है। कोच साहब ये बताइए, जो फूड सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट गलत जो इस्तेमाल करते हैं उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं और क्यों और कैसे बचना चाहिए इससे? सर, माई सेल्फ डॉक्टर मुन्नी जून, इंटरनेशनल कोच हूँ, और मेरे जो चारों बच्चे हैं ये सभी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ कि हमें कोई भी लोकल अपने बच्चों को सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए, प्रोटीन वगैरह। इससे बेटर है कि हम उनको अपने जो ऑर्गेनिक प्रोटीन्स हैं उनके बारे में बताएंगे। और प्रेस्क्राइब्ड होता है अगर लेते हैं तो, और अगर लेते हैं तो वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा पूरा रिकमेंडेड होना चाहिए, जो अथॉरिटी है अथॉरिटी से वो वेरीफाइड होना चाहिए। खेल के मैदान पे तो एक डर ये भी है कि आप डोपिंग में फंस सकते हैं। बिल्कुल सर, ये भी है कि उसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके अंदर किसी लोकल कंपनी ने उसमें काफ़ी दूसरे प्रोडक्ट डाल देते हैं, जैसे कई बार बोल देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ये वो, तो कई प्लेयर उनके बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन हमें उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। निर्मला, आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं और एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता है। जो जैसे आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं तो नाडा आप लोगों की जांच करती रहती है और एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है ताकि आप फूड सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट जो जायज़ है वही लें। हाँ जी सर, जो फेडरेशन वगैरह जो हमारे इंटरनेशनल कैंप्स लगाती हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाती है। लाइक हमारे डाइटिशियन अलग होते हैं, कोचेज़ अलग होते हैं और प्रैक्टिस वगैरह के लिए अलग होते हैं। तो डाइटिशियन वगैरह हमारे ये सब का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। और जो कोचेज़ वगैरह हैं वो सारा ऑल ओवर पूरा हमारा रिकॉर्ड रखते हैं और हमें टाइम टाइम पे हर चीज़ की नॉलेज देते हैं कि आपको क्या चीज़ कितने मात्रा में कैसे खानी है ताकि प्लेयर्स को उसका आगे नुकसान ना हो। और रही बात प्रोटीन्स वगैरह की, तो हर प्लेयर को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनऑथोराइज्ड प्रोटीन ना ले। मीनू, आप एशियन चैंपियनशिप में आपके पास गोल्ड है, नॉर्मल जो आम बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देती हैं? जैसे इस तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट मिल जाता है, कैसे बचे वो? इस तरह का प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली वगैरह हो गई, ऐसी नॉर्मल चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब लेना चाहिए। ये लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जो हम प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं मतलब वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, थोड़े समय तक प्रॉफिट देगा लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है ये शॉर्टकट है, ये जो प्रोटीन लोग लेते हैं या गलत लेते हैं प्रोटीन? हाँ जी, मतलब नेचुरल फूड से भी ज़्यादा प्रोटीन हमें मिल सकता है, जैसे कि चना हो गया और भी ज़्यादा चीज़ें। पर हम जैसे कि टीवी में एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट दिखती है कुछ नए प्रोडक्ट्स की, उनमें ज़्यादा फंस जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये वर्ल्ड कप का जो कैंप है, यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन आप लोगों को दिया जाता है कि इस सब चीज़ से बचे? मतलब हमारे कोचेस हमें बताते हैं कि क्या खाना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, सब हमें वो बताते हैं कि मतलब खाने में जैसे प्रोटीन किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलते हैं, ये सब वो लोग बताते हैं। हाँ, तो ये सारी जो लड़कियां हैं ये बहुत ही सिंपल घरों से आई हैं और कोच हैं, ये सब बताते हैं और ये सारी मेडलिस्ट हैं, एशियन चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये आम लोगों को सलाह देती हैं कि आप अगर प्रोटीन की ज़रूरत भी है तो वेरीफाइड डॉक्टर्स के थ्रू ही जाएं, वरना इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ के जो आप प्रोटीन खाते हैं उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होता रहा है। खेल खेलते हैं तब तो आपका नुकसान है ही, खेल नहीं खेलते हैं, आप आम जीवन में हैं तो भी आपकी बॉडी बनेगी नहीं, बाद में जाकर बिगड़ जाएगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। जब कपूर खानदान ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तो क्या हुआ? कपूर मेट मोदी, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरों की खबर, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। 14 दिसंबर को महान अभिनेता और अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब की 100वीं जयंती है। इस मौके पर एक खास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज राज कपूर के परिवार ने प्रधानमंत्री
मोदी से मुलाकात कर उन्हें इस आयोजन के लिए निमंत्रण दिया। मुलाकात की बातें और तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हैं। आप भी इन्हें देखिए और आनंद लीजिए। भारतीय फिल्म जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचा और बातों का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ। रणबीर कपूर ने बताया कि फैमिली ग्रुप में प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर कैसी तैयारियां चल रही थीं। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा डट के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राज कपूर की बेटी और रणबीर की बुआ रीमा कपूर ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया, राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 1-2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। प्रधानमंत्री ने राज कपूर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में पहुंचाया। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी, आपका स्वागत करने का अवसर मिला। और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? ओह, एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर्स ग्रैंडसन। से बेटा मैंने कहा था कि मैं उनका पोता हूं तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहाँ के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ जी, सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी, हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने। अब ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए। उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड। राज कपूर की बहन रीमा कपूर ने प्रधानमंत्री को अपने बेटे से भी मिलवाया। मैं एक चीज बोल सकती हूँ, बिल्कुल, ये वो ग्रैंडसन है, राधा ग्रैंडसन्स, मेरे दोनों बच्चे, ये अपने नाना को मिले नहीं है। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से और जो माँ ने सिखाया मुझे उनसे सीखे हम। देखिए जब आप रिसर्च करते हैं ना तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी, उस दुनिया को जीते हैं, तो आप बड़े भाग्यवान हैं जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर जनसंघ के जमाने की एक घटना का जिक्र किया जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने राज कपूर की फिल्म देखी थी जिसका नाम था फिर सुबह होगी। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो आडवाणी जी अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी।
जनसंघ के 2 नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं, फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे, तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो, मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे समझा आप, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था और सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गाना जो है जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए, और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और सैफ अली खान के बीच एक दिलचस्प बातचीत भी हुई। पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। प्रधानमंत्री मोदी भी तैमूर से मिलना चाहते हैं। खबरों खबर में आज फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।